आगे बढ़ाते हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। राकेश जी, सुंदरलाल जी, मनीष जी, जिस तरह से प्रदेश में मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश को आगे लेकर जा रहे हैं, ऐसे ही गुरुग्राम एक ऐसा शहर जो कि प्रदेश के राजस्व में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, कई सारे नजरियों से, कई सारे दृष्टिकोण से। उसका नेतृत्व आप जैसे विधायक के हाथ में जो लगातार मेहनत करते हुए चीजों को आगे बढ़ा रहा है। जिन उद्देश्यों को लेकर चले थे राकेश जी, पहला कदम रखा था, जब आज की तारीख में कहां खड़े पाते हैं गुरुग्राम के नजरिए से उन उद्देश्यों? हरियाणा न्यूज़ का बहुत बहुत शुक्रिया। आज हरियाणा न्यूज़ ने सभी डिपार्टमेंट्स को, पॉलिटिशियंस को, सभी को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आए और एक हेल्दी डिस्कशन जो है वो आपके चैनल ने किया। और आपका ये जो सवाल है कि भाई आज हम गुड़गांव के अंदर जब हमने शुरू किया तो हम आज गुड़गांव को कहाँ खड़ा देखते हैं जी, तो आज भी गुड़गांव के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर और जो पॉपुलेशन है उसका जो बैलेंस है वो अभी जितना होना चाहिए वो अभी उसके अंदर काफी काम करने की जरूरत है। काफी सारी चीजें इसके अंदर अभी इस हमारे टेन्योर के दौरान शुरू भी हुई हैं, जो कुछ कंप्लीट भी हो गई हैं, लेकिन अभी गुड़गांव के लिए काम करना बहुत ज्यादा बाकी भी है। सुंदरलाल जी, आप प्रेसिडेंट हैं पंचायत एसोसिएशन के, और जब भी पंचायत शब्द कहीं पर भी आ जाए तो वही पंचायत चुनाव वाला जिक्र जो है वो हम सबके दिमाग में आता है। छोटी सरकार जिसे कहते हैं, विकास की मूलभूत कोई भी चीज है वो शून्य से शुरू होती है, और पंचायत यानी कि लोकल बॉडी। पंचायत की जो वर्किंग्स हैं उनको लेकर काफी सारी चीजें सामने आई कि भाई 2 साल तक चुनाव प्रक्रियाओं में बहुत सारी देरी हुई, पंचायत सचिवों ने कामों को संभाला, डायरेक्ट सरकार के संपर्क में ब्यूरोक्रेसी रहकर जिस तरह से काम करती है उस तरह से उन्होंने निर्वहन किया उन चीजों का, लेकिन देरी हुई है। अगर चीजों को देखें तो इन 2 सालों के अंदर पंचायत का जो ढांचा है, पंचायत का जो स्ट्रक्चर है वो सुदृढ़ रहा या कुछ कमी आई या उसमें और ज्यादा सुधार करने की जरूरत है? देखिए, अगर हम अपने प्रदेश की बात करें तो 2016 में जब पंचायत के चुनाव हुए थे वो चुनाव भी 6 से 8 महीने देरी से हुए थे, लेकिन उन चुनाव में जो देरी हुई थी उसके परिणाम बहुत अच्छे मिले प्रदेश को। हरियाणा के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी ने और तत्कालीन पंचायत मंत्री माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी ने सुप्रीम कोर्ट तक की लड़ाई लड़ने के बाद यह डिसीजन लिया था कि भाई हरियाणा में सरपंच का कम से कम 10वीं पास होना जरूरी है, और पूरे देश में हरियाणा पहला ऐसे राज्य बना जिसके प्रदेश की सरपंचों की आयु 33 वर्ष आई। मतलब सबसे युवा पंचायतें पूरे भारतवर्ष में हरियाणा की बनी। मैं आपको भरोसा दिला सकता हूं, मानता हूं कि अभी थोड़ा 2 साल के करीब हो गया पंचायत के चुनाव नहीं हो पाए, लेकिन ये भी कोर्ट की वजह से। सरकार की कोई ऐसी मंशा नहीं थी कि पंचायत के चुनाव हम डिले करेंगे, लेकिन रिकॉर्ड तोड़ काम पिछले 5 सालों में माननीय मनोहर लाल जी की पार्ट 1 सरकार में और इस पार्ट 2 सरकार में हुए हैं। सबसे बड़ी विधानसभा पूरे प्रदेश की के हमारे भाई साहब राकेश दौलताबाद जी यहाँ बैठे हुए हैं, इन्होंने भी जब भी इनके पास, क्योंकि हमारे ब्लॉक में कुछ पंचायतें बादशाहपुर की थी और कुछ पटौदी की, मतलब बरोबर आधी आधी पंचायतें दोनों थी, इनके पास जब भी कोई प्रस्ताव गया है या पटौदी के विधायक के पास कोई प्रस्ताव गया है, मैं आपको दावे से कह रहा हूं कि कभी भी सरकार की तरफ से हमें निराशा नहीं मिली। जिस भी चीज का प्रस्ताव हमने भेजा वो सारे प्रस्ताव पास होके आए हैं। मैं हरियाणा सरकार का आभार व्यक्त करता हूं, और एक मतलब कोऑर्डिनेशन को दर्शाती हैं चीजें, वो वेल मेंटेन्ड है, अच्छा है। 100% जी हरियाणा सरकार ने जो युवा पंचायत, फिर वो लोग जो कहते हैं कि भाई स्थानीय विधायकों का कोई बहुत ज्यादा ध्यान नहीं है पंचायतों की तरफ, सरकारों का ध्यान नहीं पंचायतों की तरफ, वो ऐसे ही अफवाहें चलती हैं मार्केट में। कौन लोग कहते हैं भाई साहब ये बातें? अब मैं कैटेगराइज तो नहीं करूंगा, लेकिन आप स्पेसिफिकली कह रहे हैं तो विपक्षों की तरफ से बात उठाई जाती है। विपक्ष का काम क्या? विपक्ष 10 साल सत्ता में रह के अगर वो अच्छे काम करते तो आज विपक्ष में थोड़ी बैठता, फिर सत्ता में वो लोग होते। विपक्ष का काम है कहना। हम लोग सीधे सरकार से जुड़े हुए थे, हमने सीधे सरकार के साथ काम किया है। हम बता सकते हैं, हम पूरे प्रदेश की सरपंच एसोसिएशन हमारे साथ जुड़ी हुई है, हम एक एक जिले का, एक एक पंचायत का बता सकते हैं कि किस गांव में कितने विकास कार्य मनोहर लाल जी की पार्ट 1 सरकार में और पार्ट 2 सरकार में हुए। राकेश जी, बादशाहपुर विधानसभा, उसमें ग्रामीण इलाका भी बहुत ज्यादा आता है और पंचायतें वही सवाल, वही सारी चीजें हैं। जैसा कि कह रहे हैं सुंदरलाल जी, चीजें वैसी हैं, कोऑर्डिनेशन के साथ चल रहा है सब कुछ बहुत अच्छे से। देखिए, हमारी जो बादशाहपुर विधानसभा है उसमें 84 गांव हैं। उसके अंदर अभी हमारे पास जो हमने जो बड़ी एक डेवलपमेंट की है वो क्या की है कि एमसीजी के अंदर
और एमसीएम के अंदर हम उन गांवों को लेके आए हैं जहां पे अर्बनाइज्ड इलाका जो है, जहां पे हाई राइज बिल्डिंग आ चुकी हैं, जहां पे लाइसेंस दिए जा चुके हैं, जहां पे सेक्टर क्लियर हो चुके हैं। तो एक बड़ा इलाका जो है वो हमने एमसीजी के अंदर लेके आए हैं, जहां पे जो फैसिलिटीज हैं वो उस तरीके से दिए जा सके जिस तरीके से एक शहर के लोगों को मिलनी चाहिए। तो अब जो पंचायती थी उन गांवों के अंदर, वो अब एमसीजी के अंदर और एमसीएम के अंदर आ गई है। तो ये बहुत बड़ा कदम है जो कि अभी हमारी विधानसभा के टाइम में हुआ है। और साथ में आप देखिएगा कि गुड़गांव के अंदर काफी जो है कि हमने सिटी बसेस जो शुरू की है, पूरे गुड़गांव के अंदर शहर और गांव को दोनों को जोड़ने के लिए सिटी बसेस जो है वो एक बहुत बड़े तादाद में हमने, और इसी तरीके से मेट्रो जो है, मेट्रो का हमारे पूरे गुड़गांव के अंदर जो हमारी डीएलएफ से शुरू होके और हमारा रजंगला चौक से और डुंडाएड़ा हनुमान मंदिर से होते हुए एम्बियंस मॉल तक, इसकी पूरी की पूरी जो डीपीआर और इसका जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट है वो हमारे हरियाणा गवर्नमेंट से माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से वो अब से है वो कहां तक पहुंच पाती है। कारण उसका क्या राकेश जी, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप मुझे टोकिएगा प्लीज, कि अगर ठेकेदार की इस तरह की गलतियां होती हैं, उसकी लापरवाही होती है, तो भुगतना नेता को पड़ता है। आम लोग क्या समझते हैं, नॉर्मल आदमी क्या समझेगा, फला ने बनवाई, फला विधायक था, फला सांसद था, उसके पास जरूर कुछ ना कुछ पहुंचा होगा। इस तरह की सामान्य बातें चलती हैं। मैं विधायक जी भी यहाँ बैठे हुए हैं, मैं इनसे कह देता हूँ कि जब भी हम कोई भी काम है, चुने हुए हमारे नुमाइंदे हैं। बादशाहपुर विधानसभा तो हमारे हरियाणा की सबसे बड़ी विधानसभा है और 1,06,000 वोट लेके विधायक जी हमारी विधानसभा में विधायक बने हैं। तो इनके पीछे उम्मीद बहुत ज्यादा रहती है। जो आपने बात करी कि काम होते समय ये समस्याएं आती है कि भाई रोड बीच से कहीं खराब है, मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं गलतियां होती है, परंतु उसका मेन कारण क्या होता है कि कहीं कंपटीशन के दौरान हमारे ठेकेदार भाई कंपटीशन के दौरान इस सत्र पे चले जाते हैं कि वहां काम करना मुश्किल हो जाता है। मैं विधायक जी बैठे हुए और जितने भी हमारे चुने हुए नुमाइंदे हैं, इनसे कहता हूं कि जब काम मिलता है हमें उसी समय इस चीज को देख लेना चाहिए कि अगर 1 करोड़ का हमारा काम है, कोई कॉन्ट्रैक्टर उस काम को 65 लाख रुपए में काम लेके करेगा तो वो कहीं ना कहीं समस्या उस चीज की आएगी। अगर उसी समय उस चीज को नोटिस कर लिया जाए, उसी समय उस चीज को सही कर लिया जाए, तो ये समस्याएं भी हमारे साथ नहीं आएगी। राकेश जी, मैं अगले मुद्दे के ऊपर आता हूं। ये जल भराव का ऐसा मुद्दा है कि जब जब बारिश आई है, गुड़गांव परेशान हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा कि इस क्षेत्र में कुछ भी काम नहीं किए गए, लेकिन समस्या जो है आज भी ज्यों की त्यों देखने को मिलती है। क्या कारण है? क्या जो सिटी प्लानिंग की गई थी उस समय में, वहीं पर कुछ लूपहोल ऐसा था, वहीं पर कुछ लापरवाही ऐसी थी, या आज के समय में ब्यूरोक्रेसी, निगम और जो विधायक हैं उनका कोऑर्डिनेशन में कहीं ना कहीं कमी रहती है? जड़ कहां है सारी समस्या की? इस सब की समस्या की जड़ है 2011 का जो सेंसेक्स है, जिसके अकॉर्डिंग हम आज तक सभी तरीके की वर्किंग करते आ रहे हैं कि 2011 के अंदर जो सेंसेक्स था
उस के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे 11 से 12 करोड़ की जो पॉपुलेशन थी, उसी पॉपुलेशन को हमने अपने बुक्स के अंदर उसको एक स्लैब बना के चल पड़े हैं कि इस इलाके के अंदर उस सेंसस के माध्यम से हमारे को पता चला था कि 20,000 पॉपुलेशन है, तो सीवर की जो पाइपलाइन है वो उसी कैपेसिटी की बनाई गई। जो हमारा वाटर ड्रेनेज सिस्टम था, जो हमारे स्ट्रॉम वाटर ड्रेन्स थी, जो हमारा रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर था, वो सभी की सभी उस सेंसेक्स के बेस के ऊपर हमारा आज तक काम कर रहा है। तो इसी वजह से क्या हुआ कि अभी हमारा एक जो सर्वे किया है एमसीजी डिपार्टमेंट ने, जो कि करवाया गया था हमारे जो है वार्डबंदी के लिए, लेकिन हमने कहा कि अभी जो क्योंकि कोरोना के टाइम पे हमारा 1 साल पहले 2021 के अंदर ये दोबारा से, क्योंकि 10 साल बाद सेंसेक्स होता है, तो वो डिले हो गया, इसकी वजह से कहा कि हम इसको बेस ले लेते हैं। तो लेकिन उसके अंदर भी जो है वो हमारी पॉपुलेशन आई 24 करोड़ के आसपास, लेकिन हमने कहा कि पॉपुलेशन है हमारी 40 करोड़ के आसपास, तो दोबारा से हम जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर अगले 50 साल के हिसाब से बनाए, तो उस प्रॉब्लम को हम एकदम प्रोएक्टिव होके उस चीज मतलब को, सिटी प्लानिंग जितनी आबादी के लिए की गई थी उसकी कई गुना आबादी है आज। हाँ जी, 11 करोड़ कहाँ और 40 करोड़ कहाँ कहाँ है। हाँ जी, तो उसको अभी हमने कहा कि दोबारा से एक बार हम पूरा का पूरा सर्वे कराएंगे और 40 करोड़ के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेंगे, जो कि हमारा जल भराव और ये सबसे हमें निजात मिले। तो राकेश जी, जिम्मेदार किसे मानते हैं? जिन लोगों ने उस समय प्लानिंग की थी, क्या वो इतने दूरदर्शी नहीं थे जो देख पाते इस बात को? और फिर क्या गारंटी है कि आज की तारीख में जो प्लानिंग बनेगी 10 साल बाद वो भी सफल रहेगी? एक्चुअल में क्या है कि इसके अंदर हम ये माने कि भाई किसी को ब्लेम करें, वो इसलिए क्योंकि आप देखेंगे कि हरियाणा के अंदर गुड़गांव एक अदर देन, हम अगर जो एक वैसे बात करें, हरियाणा गुड़गांव अदर देन गुड़गांव, इसी तरीके से महाराष्ट्र की बात करें, बॉम्बे अदर देन बॉम्बे, अदर देन महाराष्ट्र, तो इसी तरीके से अदर देन हरियाणा। तो गुड़गांव जो है उसकी पॉपुलेशन जो है वो दिल्ली के नजदीक होने की वजह से, एनसीआर में होने की वजह से इसकी जो स्पीड है वो और जो इलाके हैं उससे ज्यादा बढ़ रही है हमारे यहाँ पे। उसका अर्बनाइज होना एक उसका रीजन है। हमारे पास जो है इंडस्ट्रियल एरिया जो है सेक्टर बहुत बड़े स्केल में है, जो दिल्ली हमारी राजधानी, हमारे एयरपोर्ट हमारे बिल्कुल नजदीक है। तो इस वजह से जो गुड़गांव की पॉपुलेशन है वो हमारे और इलाकों से, हरियाणा के से बहुत स्पीड से बढ़ी। तो वो आप गलती जिसकी भी माने, टाउन कंट्री प्लानिंग की माने, क्योंकि टाउन कंट्री प्लानिंग को इस हिसाब से पहले ही प्रोएक्टिवली हमारे को उस तरीके के स्टेप्स लेने चाहिए थे, जो कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो जो है आज की जो, क्योंकि अभी हमने देखा है कि 2032 तक जो है 92 करोड़ की हमने अज्यूम करी है। तो 92 करोड़ जब आज हमारा डिपार्टमेंट अच्छी तरीके से काम कर रहा है और 92 करोड़ के आसपास जो है हम मानते हैं कि उस टाइम तक हमारी पॉपुलेशन हो जाएगी। तो अभी त्वरित 92 लाख। अभी त्वरित समाधान अगर देखें भाई, आज की तारीख में किसी तरह निजात मिले उस समस्या से, अगर 21 नहीं तो 19 ही सही, कुछ तरीका है उसका? आज के दिन में हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, न्यू गुड़गांव को आप देखेंगे तो उसके अंदर साइकिल ट्रैक, वॉकिंग ट्रैक, ड्रेनेज सिस्टम और जो है वाइडनिंग ऑफ रोड, उस सब के ऊपर उस तरीके से ध्यान दिया जा रहा है। और आप देखेंगे द्वारका एक्सप्रेसवे और हमारा मेट्रो, ये सब उस तरीके से पहले से ही प्लानिंग होकर चल रही है। लेकिन अब दिक्कत आती है पुराने गुड़गांव के अंदर, जहां पे कि हमारे को जो अब एग्जिस्टिंग इलाके के अंदर जहां बसापत हो चुकी है, वहां पे अंडरपास बनाना, फ्लाईओवर बनाना और ओवरब्रिज बनाना और वाइडनिंग ऑफ रोड और जो हमारा सीवरेज सिस्टम और ड्रेनेज सिस्टम है उसके लिए स्पेस ढूंढना, वो एक हमारे लिए चैलेंज है। उसके अंदर अब लगातार हम काम कर रहे हैं। जैसे कि अभी आप देखोगे कि इसी टाइम के अंदर अभी फोर्टिज हॉस्पिटल के नीचे से जो अभी अंडरपास हमारा बना है और हमारे हाईवे जो हम क्रॉस करते हैं और फोर्टिज की तरफ आते हैं, ये दोनों के दोनों जो अंडरपास है, उसकी वजह से आपके इस आज कॉन्क्लेव में आने के लिए हमारे को मैक्सिमम 11 से 12 मिनट लगे हैं हाईवे क्रॉस करने के बाद। तो ये सभी चीजें अभी साइमल्टेनियसली चल रही हैं। लेकिन इसी बीच में क्या हुआ, ये चीजें और भी फास्ट हो सकती थी, लेकिन हमारा जो 1.5 साल कोरोना के अंदर जो हमारा खराब गया, उसकी वजह से बहुत सारे, क्योंकि लेबर चली गई कॉन्ट्रैक्टर्स की, हमारे डिपार्टमेंट्स के अंदर बहुत सारे लोगों के जो ये कोरोना के आए, फैमिलीज में प्रॉब्लम आई, जो है बहुत ज्यादा लॉकडाउन की लोगों को समस्या झेलनी पड़ी। लेकिन अब उस समस्या को उतनी ही तेजी से जो ये पीछे हुआ, उस गैप को पूरा करने के लिए सभी डिपार्टमेंट और सभी पॉलिटिशियंस और सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं वो उतनी ताकत से काम कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपके पास आना चाहूंगा सुंदरलाल जी। जब शहर फैलता है तो गांव की तरफ बढ़ता है, गांव कितने तैयार हैं शहर की आबादी को, शहर की समस्याओं को और शहर के विकास को वहन करने के लिए?
देखिए, अब हम जिस क्षेत्र में रह रहे हैं वो भी हमारे भाई साहब विधायक जी बैठे हुए हैं, और पटौदी से विधायक जी सत्यप्रकाश रावता जी दोनों ने मिलकर उसको भी शहर बना दिया है, नया शहर विकसित कर दिया है। और ये तो सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी की नीयत दर्शाती है कि प्रदेश में कुल 11 निगम और गुड़गांव जिले में 2 नगर निगम, ये तो ऐतिहासिक फैसला लिया था। तो हमारा जो क्षेत्र है वो अब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन मानेसर में आ गया है, नया गुड़गांव, जिसकी भाई साहब अभी चर्चा कर रहे थे। और बड़ा अच्छा कार्य इन्होंने और पटौदी वाले विधायक ने मिलकर कराया भी है, 66 करोड़ रुपए का। लेकिन मैं आपके इस मंच के माध्यम से भाई साहब से निवेदन करूंगा कि वहां जो काम करने की स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं है, और 1.5 साल का समय दे रखा है वहां, और आज की डेट में ये हालात है कि उन रोडों पे हम कहीं भी आ जा नहीं सकते। तो जीएमडी के अधिकारियों से एक बार विधायक जी से मेरा निवेदन है। नहीं, ये सवाल मेरा भी था, ये सवाल लोगों का भी था। जब हमने सर्वे किया, हमने लोगों से पूछा उसके बारे में। राकेश जी, बड़े रोड्स जो हैं जहां से मेजर ट्रैफिक होकर गुजरता है, अनडाउटेडली आप उसके ऊपर काम कर रहे हैं और स्थिति पहले से बहुत ज्यादा बेहतर हुई है अगर मैं तुलनात्मक रूप से देखूं तो। लेकिन जो छोटे रास्तों की बात होती है, जो कि कच्चे रास्ते हुआ करते कभी गांव को प्रमुख शहर से जोड़ने के लिए, या फिर जो शहर की जस्ट पेरीफेरी वाले रास्ते हैं, वहां पर सिचुएशन बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। अभी विकास कार्य चल रहे हैं, बहुत ज्यादा देरी का कारण ये है या फिर ध्यान ही नहीं है, वहां का संज्ञान में नहीं है चीजें? देखिए, मैं वैसे तो आपको बताऊं कि पूरे हरियाणा के अंदर जब कोरोना का टाइम और हमारे एमएलए का जो मेरा जो टेन्योर है उस टाइम में, ये जो 3 साल के अंदर 1.5 साल के से लेकर 1.25 साल के बीच में, 1.25 साल और 1.5 साल के बीच में मेरे को काम करने का मौका मिला है। 450 करोड़ रुपए के जो काम है वो जो जीएमडीए के, और करीब करीब 2,500 करोड़ के एमसीजी के जो काम है, आप पूरे हरियाणा के अंदर 10 असेंबली सीट देख लीजिए, पूरी 10 विधानसभा में इतना काम हुआ होगा जितना कि मेरी एक विधानसभा के अंदर काम हुआ है। जैसे अभी एमसीएम जो बना है उसके अंदर पटौदी का जो इलाका है वो इलाका मेरे विधानसभा से कम है, क्योंकि उसके लिए हमने लगातार फाइट की। इसी तरीके से एक कोई भी ऐसी विधानसभा नहीं है जहां पे कि एक्सटेंडेड जो है एमसी का इलाका है जो एक्सटेंड हुआ हो। अब एक्सटेंड हुआ, उसके अंदर आप ये देखिए कि हमारे हाईवे टीकली की तरफ के हमारे जो है 7 गांव, वो हमारे 11 गांव इधर, तो ये हमारे टोटल ये 16 गांव जो है, 17 गांव, ये भी अभी मैंने ही ऐड करवाए हैं। तो इस तरीके से लगातार जो है, अब जैसे हम बात कर रहे हैं कि जो हमारे पुराने रास्ते हैं और कुछ जगह पे जहाँ पे अभी भी हमारे काम रुके हुए हैं, तो उसके अंदर कुछ समस्या आ रही है। हमारे यहाँ पे 28 बोटलनेक्स हैं, जिसके अंदर जो आज 28 है, जबकि जो ये 54 थी। मैंने और हमारे सभी साथियों ने मिलके सीएम साहब के साथ रिक्वेस्ट करके और डिपार्टमेंट की मदद लेके उन बोटलनेक्स को खत्म करके, और अब जहां जहां पे भी हम स्टक हो रखे थे, जहां पे कोर्ट केसेस थे, जहां पे लोगों के पर्सनल झगड़े थे, वो सब अब हमने खत्म करके सिर्फ वो अभी 24 रह गई हैं। उस 24 में से भी करीब करीब हमारी 12 जो है वो लगभग खत्म होने पे हैं। तो वो भी अभी हमारी मेरे को जो अंदाजा है कि मार्च तक हम उन पे काम पूरा कंप्लीट कर चुके होंगे। मेरा ये मानना है कि आने वाली जो हमारी बरसातें होंगी उसमें से कोई ऐसा रोड होगा जिसको कि आप बिल्कुल आप फर्स्ट क्लास तरीके से उस पे ट्रैफिक और जो आने जाने की व्यवस्था है उसको आप उसका आनंद ना उठा पाओ। सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। राकेश जी, आप कागज भी काफी सारे लेकर आए हैं जी। क्या चीज है इनमें? इसके अंदर मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के सेक्टर्स और मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के जो गांव हैं, जैसे अभी ये अभी बता रहे थे सुंदरलाल जी, इसके अंदर एक एक चीज का ब्यौरा है। जैसे अभी बता रहे थे कि भाई काम की क्वालिटी जो है वो मतलब काम की जो वो अभी अच्छा, जैसे अभी सुंदरलाल जी का गांव सिकोपुर से हम शुरू करते हैं और पटौदी रोड तक जाते हैं। तो ये जो 6 लेन का जो ये है, इसके अंदर 63 करोड़ रुपए के अंदर आप ये देखेंगे इसके अंदर की वॉकिंग ट्रैक भी है, साइकिल, पूरे गुड़गांव में कहीं नहीं है इस तरीके की फैसिलिटी जो ये भी इनके इलाके में लोगों को मिलने वाली है। तो अब इसी तरीके से ये हर जो इसके अंदर आप देखेंगे कि अब इस गांव का नाम समसपुर है, यहाँ पे दरबारीपुर है, हाँ। इसी तरीके से सकतपुर। सकतपुर है।
तो एक भी ऐसा गांव नहीं है जो कि मैं अपनी डाटा लेके आया हूं जिसके अंदर कि मेरे इलाके के हर गांव के अंदर क्या आगे आने वाले समय में काम होने वाला है और किसका बजट सैंक्शन हो चुका है, कौन सा काम कितनी परसेंटेज में कितना काम हो चुका है और कौन कौन से जो है वो एस्टिमेट के ऊपर अभी। मतलब राकेश जी अपने विधानसभा के हर एक गांव का बही खाता रखते हैं अपने साथ। जी बिल्कुल। फिर लोग ये आरोप क्यों लगाते हैं विधायक जी गायब रहते हैं, मिलते नहीं है, एब्सेंट रहते हैं? उसका एक रीजन है, उसका रीजन ये है कि एक एमएलए एक लेजिस्लेचर के दो काम है मेनली, जो है आमतौर पर आम पब्लिक को इस चीज का आभास होना चाहिए। एक लेजिस्लेचर के दो काम है, दो काम में से एक काम है लॉ मेकिंग और लॉ में अमेंडमेंट, दूसरा काम है इम्प्लीमेंटेशन पे चेक। आज अगर जो एक लेजिस्लेचर असेंबली में ना जाके और अपने लॉज को ना स्टडी करके और जिन लॉज जो नए कानून बनने हैं या फिर जिन एक्ट्स के ऊपर और जिन लॉज के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत है वो अगर मैं उसके अमेंडमेंट की जरूरत है, अगर मैं उनको छोड़ के और इम्प्लीमेंटेशन जो हमारे इलाके के अंदर जो सरकार की जो जैसे मैंने बताया कि 3,000 करोड़ के आसपास की मेरे इधर की जो परियोजनाएं हैं, मैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन पे अगर जो फोकस ना करूं और मैं इस टाइम पे लोगों को उनके बर्थडे पे जाके विश करूं, उनके एनिवर्सरी पे चला जाऊं, क्योंकि मेरा 1.5 साल के आसपास तो खराब हो गया कोरोना के समय में। अब मेरे पास समय कम है और मेरे पास डिलीवर करने का जो है वो बहुत ज्यादा है, तो मेरे प्रोमिसेस को मेरे को अगर पूरा करना है तो मुझे जो है वो अभी अपना फोकस वो सेक्रेटरीट में और लोकल डिपार्टमेंट्स में लगाना होगा, क्योंकि फिर मेरी आत्मा खुद को ही ये कहेगी कि मेरे को कि मैंने अगर लोगों ने मेरे को चुना पूरे हरियाणा के अंदर 1966 से जब से आज तक हरियाणा बना है, अब तक आज तक किसी की भी इतनी वोट नहीं आई जितनी मेरी वोट आई है, तो आज तक का रिकॉर्ड है। तो अगर मैंने उतना डिलीवर नहीं किया तो फिर मैं अपने आप को जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो पाऊंगा अपने आप से। तो मेरा भी है कि लोगों ने जो मेरे को भरोसा दिया है और जो ये 2 साल है, मैं कोई भी ऐसा अपना प्रॉमिस ना पीछे छोड़ जाऊं जो कि मैंने लोगों से किया हो और वो पूरा ना करा। ये बहुत अच्छी बात है, धर्रे से हटकर जो आप चल रहे हैं, क्योंकि आमतौर पर नेता की छवि ये मानी जाती है कि भाई सुख दुख में चले जाएं, शादी समारोह के फंक्शन है उसमें चले जाएं, और काम धाम जो है वो सेकेंडरी चीजें हैं, प्राइमरी चीजें वो होती हैं। लेकिन आप जैसे नेताओं की गुरुग्राम को, हरियाणा को, देश को जरूरत है, क्योंकि काम को पहले महत्व रखते हैं, क्योंकि काम अगर होगा तो लोग अपने आप मानते रहेंगे, लोग अपने आप पहचानते रहेंगे। शुक्रिया। बिल्कुल। मैं सर आपके पास आता हूं मनीष जी, जिस तरह की समस्याएं हैं, जिस गति से आगे बढ़ रहा है प्रदेश, गुड़गांव खासतौर पर इंडस्ट्रियल हब की तरफ आगे बढ़ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर हब बनने जा रहा है देश का भी, प्रदेश का भी, और भी काफी सारी चीजें यहां पर आनी है, साइबर सिटीज जैसी चीजें हैं। ऐसे में ठेकेदार का जो अब समूह है, ठेकेदार जो वर्ग है, वो अपने आप में नई अपॉर्चुनिटीज किस तरह से देखता है ताकि गुड़गांव के विकास के अंदर वो भी अपनी सहभागीदारी जो है वो सुनिश्चित कर सके? देखिए, काम तो गुरुग्राम में अगर हम बात करें सभी ठेकेदारों ने ही करना है। सरकारी महकमे के जितने भी काम है वो अपनी भागीदारी, मैंने पहले भी बताया कि कोई भी ठेकेदार ये नहीं चाहता कि वो काम गलत करे। वो कहीं ना कहीं कंपटीशन में या उसमें आके कुछ चीजें गलत हो जाती है, जिसको लेके चीजें हमारी एसोसिएशन वैसे तो 1983 से है, परंतु मैं अब फरवरी में एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बना था अभी, और जो हमारी एसोसिएशन ने डिसीजन लिए थे कि भाई एक यंग जनरेशन इस एसोसिएशन को चलाए, 83 से चली आ रही है, पढ़ी लिखी जनरेशन है सारी। मैं भी बीटेक होल्डर हूँ, सिविल से एमबीए की हुई है। मेरे साथ जितने भी एसोसिएशन के मेरे पदाधिकारी है सारे ही पढ़े लिखे हैं। तो कहीं ना कहीं इंजीनियर, मैं मानता हूँ अपने आप से भी, किसी भी इंजीनियर की दिल गवाही नहीं देते कि वो काम गलत करे कोई भी मामले में। तो इसको लेके अब आने वाले समय में हमारा गुरुग्राम मिलेनियम सिटी बनने जा रहा है, तो इसमें जो भागीदारी हमारे कॉन्ट्रैक्टरों की है उसमें हम फरवरी से लेके अब तक, पहले भी जो एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रहे हैं उन्होंने भी काफी सुधार किया था कि ताकि कॉन्ट्रैक्टर की जो क्वालिटी है, मेन चीज होती है काम की क्वालिटी, अगर वही हमारी अच्छी होगी काम की क्वालिटी, तो आरोप प्रत्यारोप नहीं लगेंगे। जो आरोप प्रत्यारोप लगते हैं वो कहीं ना कहीं विदाउट एनी डॉक्यूमेंट्स हम आरोप प्रत्यारोप लगा देते हैं बिना किसी डॉक्यूमेंट्स को देखे हुए। तो अब डॉक्यूमेंट्स की बात करें या पढ़ाई की हम बात करें, जो भी हमारे अब जो कॉन्ट्रैक्टर है, मैंने पहले भी बताया कि बदलाव है बहुत सारा, पुराने और नए लोगों में बहुत, और अब में बदलाव है बहुत ज्यादा, और कहीं ना कहीं क्वालिटी में अब कंप्रोमाइज नहीं करते। ठीक है राकेश जी, मैं आपके पास आता हूं एक बार फिर से। शहर के दो पहलू होते हैं, एक गगनचुंबी इमारतें, साफ सुथरा इलाका, दूसरा झुग्गी झोपड़ियां।
दोनों ही शहर के महत्वपूर्ण अंग हैं, एक के बिना दूसरा नहीं, दूसरे के बिना पहला नहीं। लोगों की शिकायत इस बात के ऊपर रहती है कि जो आमतौर पर विकास की धारा है वो उन शहरी इलाकों के उन हिस्सों से होकर ज्यादा बहती है जो बड़े साफ सुथरे से रहते हैं, गगनचुंबी इमारतें होती हैं, और जो स्लम्स हैं उनकी तरफ बुनियादी सुविधाओं की तरफ भी ध्यान नहीं जाता। जब ये सवाल लोगों से किया जाता है, नेताओं से किया जाता है, ब्यूरोक्रेट्स से किया जाता है, तो सभी का कहना होता है कि अनऑथराइज्ड, अनलीगल तरीके से वो वहां पर बसी हुई हैं। समाधान क्या हो, समस्या तो हम सब देख लेते हैं, समाधान क्या हो? अगर वो इलीगल है, अगर वो अनऑथराइज्ड है, तो फिर वो बसी कैसे हैं? और लोग वहां पर बस गए हैं जो कि अब एक तरीके से आधार है दूसरे पहलू के शहर का, तो फिर उन्हें बिना उजाड़े उन्हें किस तरीके से मुख्य धारा के अंदर जोड़ा जाएगा? ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया। आप जैसे मेरे से भी यंग हैं और आपने बहुत अच्छे तरीके से पूरे गुड़गांव के इश्यूज, हम लोगों को भी आपने एक अच्छे तरीके से आपने सभी चीजों जो जिससे बात करनी चाहिए वो आप, मेरे को अच्छा लग रहा है। और ये जो सवाल है ये गुड़गांव के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट किस लिए है कि हमारे यहाँ पे अर्बन जो इलाका है वहां पे हाई राइज बिल्डिंग सेक्टर्स और उसके साथ साथ में अनरेगुलराइज कॉलोनी होगी, अनअप्रूव्ड कॉलोनी जो होगी वो, और लोगों के अंदर की हम आए हैं, हमने इतना इन्वेस्टमेंट किया है और हमने इतने महंगे यहाँ पे फ्लैट लिए, इतना महंगा प्लॉट लिया है, और इसके साथ में हम जो है वो एक अनऑथराइज कॉलोनी के साथ लोग जो रह रहे हैं वो, इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जो अभी हमारे अर्बन लोकल बॉडीज के अंदर जो हमारा एक्ट में अमेंडमेंट किया है, और सेम अभी हमारे लास्ट मॉनसून सेशन से पहले जो हमारा पंचायत के अंदर अमेंडमेंट किया है कि जितना भी इलाका, जितने भी लोग हमारे अब तक जो है वो पहले हमारे यहाँ कानून था कि 50% से अगर जो किसी कॉलोनी के अंदर आबादी है तो उसको अप्रूव कर दिया जाता है। तो इस तरीके से जो हमारे लक्ष्मण विहार हो गया, राजेंद्र पार्क का कुछ इलाका हो गया, वो अप्रूव किए थे। लेकिन अब जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने और अर्बन लोकल बॉडीज के सहयोग से हमने अपने गुड़गांव के लिए आवाज उठाई, उसका फायदा पूरे हरियाणा को मिला। 1200 कॉलोनियां जो है हरियाणा की अब रेगुलराइज होंगी। सीएम साहब अभी हमारे यहाँ पे, आपको पता था कि हमारे यहाँ पे विकास रैली हुई थी, प्रगति रैली हुई थी, उसके अंदर अनाउंस करके गए हैं कि हमारे जो गुड़गांव की 111 कॉलोनी जो है वो अप्रूव्ड होने जा रही है। वही अनअप्रूव्ड कॉलोनी है जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, वो उसके अंदर टाउन कंट्री प्लानिंग से जो है ड्रोन सर्वे हो चुका है, आबादी कितनी है वो उसका सर्वे जा चुका है, और अब उसके अंदर ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि वो 50% अगर उस इलाके में आबादी है तभी वो अप्रूव होगा। 25%, 25% से बिलो, 25%, 25% से 50%, 50% से 75% और 75% से 100%, इस तरीके के अलग अलग स्लैब के वो बना दिए गए हैं। और उस पूरे इलाके के अंदर सिर्फ 25% भी अगर आबादी है तब भी वो इलाका अप्रूव होगा, और वहां पे सीवर, बिजली, पानी और मूलभूत सुविधाएं सारी की सारी दी जाएंगी जो एक शहर के अंदर, अर्बन इलाके के अंदर हाई राइज बिल्डिंग के अंदर मिलती है। आप सीएम साहब का जिक्र कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उनका पूरा सहयोग रहता है। एक आरोप ये भी सुनने को मिलता है, आमतौर पर विपक्षी नेता कहते हैं कि भेदभाव जो है वो बहुत ज्यादा किया जाता है सीएम साहब की तरफ से। जो कांग्रेस विधायक हैं उन तक चीजें कम पहुंच पाती हैं, जो भाजपा के विधायक हैं उन तक चीजें ज्यादा पहुंच पाती हैं। एक निर्दलीय विधायक जो है वो तराजू का बीच वाला हिस्सा है जो बेहतर तरीके से समझा पाएगा कि क्या इस तरह की कोई आरोप जो लगते हैं सरकार के ऊपर, सीएम साहब के ऊपर, वो बेबुनियाद हैं, छवि खराब करने की चीजें हैं, या फिर वाकई कुछ 19-20 की चीजें देखने को मिलती हैं? अगर ऐसा होता, बल्कि हमने और जगह पे ये देखा है, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने, आप ये देखिए कि एक पूरे देश के अंदर एक मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने कि विपक्ष के जो एमएलए हैं उनको, और जो पक्ष के एमएलए हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो एमएलए हैं या सहयोगी दल के जो एमएलए हैं या इंडिपेंडेंट जिनके साथ सरकार चल रही है, उनको भी 5 करोड़ रुपए की राशि दी डेवलपमेंट के लिए, और कांग्रेस के जो विधायक जो अपोजिशन में है उनको भी 5 करोड़ रुपए की राशि दी। और क्योंकि हम गुड़गांव जिले से, यहाँ पे सिर्फ मैं ही एक इंडिपेंडेंट एमएलए हूँ, बाकी तीनों जो हमारे एमएलए हैं वो बीजेपी से ही बिलोंग करते हैं, तो वो इस इलाके के अंदर तो इस तरीके का कोई डिस्क्रिपेंसी है नहीं। और जैसे मैंने बताया कि मेरे बादशाहपुर विधानसभा के अंदर जो काम हुआ है, हरियाणा की किसी भी 10 कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप मिला लोगे तो इतना काम उन 10 एक किसी भी 10 में मिलाइए आप, उस 10 का और एक बादशाहपुर विधानसभा का। तो मैं तो इस बात को बिल्कुल इस कॉन्फिडेंट होकर ये बता सकता हूं कि 5 करोड़ की जो राशि एक एमएलए को मिलती है वो विपक्ष के, कांग्रेस के एमएलए को भी उतनी ही राशि मिल रही है, और जो सत्ता पक्ष के एमएलए को भी उतनी ही मिल रही है।
आमतौर पर नेताओं का जो गृह क्षेत्र होता है वो उनका प्यारा इलाका होता है। पीएम मोदी कोई भी चीज लेकर आते हैं तो गुजरात से थोड़ा सा विशेष लगाव हो जाता है, स्वाभाविक है थोड़ा सा। राकेश दौलताबाद का दौलताबाद गांव से कितना स्वाभाविक प्रेम है जो कि बाकी गुड़गांव से अलग है? देखिए, जैसे आप जब जैसे आप जहाँ पे पैदा होते हैं वो आपका जन्म स्थान, आपका माता पिता जहाँ पे, उसके साथ एक इमोशन, और वो सभी को होना भी चाहिए। अगर मैं भारत का बेटा हूं तो और मेरे को हिंदुस्तान से लगाव नहीं है तो फिर लानत है मेरे ऊपर। तो मेरे को अपने गांव के ऊपर लेकिन जैसे आप राजनीति में आते हैं, इस फील्ड में आते हैं, सोशल उसमें आते हैं, तो अगर आप कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो पूरा का पूरा मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर सभी जो मेरे बड़े बुजुर्ग हैं वो मेरे माता पिता समान है, सभी मेरे भाई बंधु हैं। और आप जब इस फील्ड में आते हैं तब उस टाइम पे आपको ये धर्म का, जाति का, क्षेत्र का, ये सब चश्मे उतार के, और तब सब एक नजर से आप सभी को बिल्कुल सामान लेके जब चलोगे तभी आपको प्रेम मिल पाएगा। और आपके जो आपका खुद का परिवार है वो भी आपको तभी अपने गले लगाएगा जब वो देखेगा कि आप सबको एक ही साथ लेके चल रहे हैं। मतलब कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है दौलताबाद के लोगों नहीं, बिल्कुल नहीं। ये शिकायत भी हो सकती है लोगों की? हाँ बिल्कुल, क्योंकि क्या है ना कि जैसे अगर कोई मतलब कोई एक सिंगल इंडिविजुअल आपको ऐसा नहीं मिलेगा मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो एक है कि भाई इस तरीके का कोई भेदभाव है। बल्कि जैसे एक्सटेंडेड एरिया के अंदर दौलताबाद भी गांव आया है, लेकिन हमने क्या किया है, और आज भी आप देखोगे कि आज के जो उद्घाटन थे उसके अंदर हमने अपने दौलताबाद गांव का इसलिए डिले कर दिया कि पहले जो हमारे 9 गांव हैं उनके हम शिलान्यास करेंगे और दौलताबाद का सबसे लास्ट में करेंगे कि और गांव ये ना कहें कि भाई अपने गांव। तो लेकिन क्या हुआ कि हमारे इधर जवान डेथ हो गई कल, आज उनका दाह संस्कार, तो इस वजह से हमने वो आज शिलान्यास के वो प्रोग्राम कैंसिल किए। तो लेकिन क्या है कि कोई भी जो है मेरे यहाँ पे इलाके का आदमी ये नहीं कह सकता कि जो है किसी भी तरीके का कोई भेदभाव दौलताबाद या। एक स्पेसिफिक समस्या मैं आपको और गिनवाना चाहूंगा। जो दौलताबाद इंडस्ट्रियल एरिया है उसे और रेलवे रोड से कनेक्ट करने वाला जो फ्लाईओवर है वो हमेशा लोगों की समस्या का जंजाल बना रहता है। हालांकि बहुत चीजें की गई, उसको बाद में थोड़ा सा रेनोवेट भी किया गया, प्लानिंग भी थोड़ी सी इस तरीके से उसकी बदली गई, लेकिन हाल अब भी वैसा है। ट्रैफिक व्यवस्था, ट्रैफिक के लोगों को वहां पर खड़ा होना पड़ता है जब कई चीजें जाकर हो जाती है। और दिल्ली के इस वाले पार्ट को मुख्य गुड़गांव से जोड़ने का वो एकमात्र रास्ता है जो कि ठीक है, क्योंकि दूसरी तरफ अंडरपास का काम चल रहा है। तो उसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? वो लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या है, धरने भी हुए उसे लेकर वहां पर। आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया, पीछे धरना भी था, मैं भी उसमें उसके वहां पे गया। क्या हुआ कि जिस टाइम पे कांग्रेस की गवर्नमेंट के अंदर इसको किया गया, हुड्डा सरकार के अंदर, तो प्लानिंग जो है उसके अंदर एक बड़ा प्लानिंग के अंदर बड़ा गैप हो गया। क्योंकि उस टाइम पे क्या था कि इस फ्लाईओवर को अगर जो हम इसकी जो विड्थ है उसको हम अगर जो है अगले आने वाले 10-20 साल के लिए अगर जो मद्देनजर रखते हुए उसके ऊपर काम करते तो इसकी ये समस्या ना होती। लेकिन आपने देखा होगा कि मैंने क्या किया कि दौलताबाद की तरफ जब वो उतरता है फ्लाईओवर तो उसके अंदर एक राइट साइड को जब हम राजेंद्रा पार्क की तरफ जब जाते हैं तो हमने उसकी एक अप्रोच जो है वो उसको तोड़ दिया है, उसकी बाउंड्री हटा दी है वहां से, तो राजेंद्र पार्क की तरफ हम ले गए हैं। इसी तरीके से अभी हमने क्या किया है कि अभी जैसे हम उससे उतरते हैं तो सूरत नगर की तरफ जो है उसको भी एक जो है आगे से यूटर्न लेके हम सूरत नगर की तरफ लेके जा रहे हैं। अभी जो है मैंने डिपार्टमेंट के साथ बैठ के अभी यही बात कर रहे हैं कि इसको और किस तरीके से जो है हम इसकी लेंथ के ऊपर काम कर सकें, या फिर जो इसकी जो साइड है उसके ऊपर किस तरीके से एक्विजिशन के अंदर और इन सब चीजों में कितना और खर्चा आएगा, कितना और इसके अंदर टाइम लगेगा। आपको इसका जल्दी निजात मिलेगा। लगभग मेरे ख्याल से मैं इसका आपको जवाब दे पाऊंगा और 15 से 20 दिन में। सुंदरलाल जी, मैं सवाल आपसे करूंगा, पंचायती चुनाव को लेकर तैयारियां कैसी है पंचायतों की? देखिए, पंचायतें तो काफी समय से तैयार है, चुनाव हो जाए, लेकिन आपने उस समय मेरी बात बीच में रोक दी थी, मेरी पूरी बात हुई नहीं थी। जो हम बात कर रहे थे जिस रोड के लिए, वो नए गुड़गांव और इस पुराने गुड़गांव सारे का मिला के बिल्कुल हाईटेक रोड बन रहा है। लेकिन हमारे क्षेत्र में 5 एजेंसी काम कर रही है, GMDA, HSIDC, HSVP, PWD, नगर निगम। माननीय विधायक जी यहाँ बैठे हुए हैं, हमने अपने विधायक जी से भी निवेदन किया था क्यों ना ये सारी अथॉरिटी मिलाकर एक कर दी जाए। हर आम आदमी विधायक जी के पास नहीं पहुंच सकता।
वहां अधिकारी, मेरी बात सुन लीजिए पहले, का आप खुला पूरी- रास्ता है सर। पहले मेरी बात सुन लीजिए, पूरी होने दीजिए बात। हर व्यक्ति नहीं पहुंच सकता, आप ये बात मान के कौन नहीं, अब व्यक्ति भी तो जिम्मेदार लेगा ना सर। हर व्यक्ति नहीं पहुंच सकता। तो व्यक्ति ये चाहता है विधायक उसके पास हम आए। भी गांव में ही जुड़े हुए हैं, गांव से ही रहने वाले हैं, लेकिन सबकी अपनी मजबूरियां होती है कि तो जिम्मेदारी को कभी विधायक टालने- जिम्मेदारी को चंडीगढ़ टालने होता है, वाली बात हो 4 गई। से 5 दिन विधायक जी को चंडीगढ़ हो, 2 दिन क्षेत्र में होना होता है, तो समझते हैं हम समय की व्यवस्था कि भाई किस तरीके का होता है। लेकिन वो 5 अथॉरिटियों में अधिकारी ऐसे पुतले घुमा देते हैं आदमी की कि आप उसके पास जाइए, उसका काम है, वो बोलेगा ये उसका काम है। तो क्यों ना एक अथॉरिटी तय कर दी जाए कि भाई ये अथॉरिटी काम देखेगी। नंबर 1 बात, कोऑर्डिनेशन हो जाए जो सभी का। हाँ, ठीक है। जब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आ गया, मान लो चाहे वो गुड़गांव है चाहे वो मानेसर है, तो एक अथॉरिटी को दे दो कि भाई ये अथॉरिटी देखेगी सारा काम। उसी में HSVP, HSIDC, कहीं GMDA, कहीं PWD, तो वो घूमता फिरता रहता है आदमी। दूसरा, मैं अभी भी बता रहा हूं, हमारे क्षेत्र में जो नया गुड़गांव विकसित हो रहा है उसमें भाई साहब का ज्यादा क्षेत्र है, पटौदी विधानसभा का कम पार्ट है, और बड़ी ऐतिहासिक सरकार की या विधायकों की 1% भी मंशा नहीं है। इनकी मंशा है साफ नियत से वहां काम करना, लेकिन अधिकारियों की जो मनमानी है वो किसी भी दृष्टि से वहां ठीक नहीं है। अधिकारी मनमानी कर रहे हैं, 100% कर रहे हैं। जिस तरीके से गुड़गांव में चल रहा था वही हालात अब आज मानेसर नगर निगम में हो गए हैं। तो मेरा तो विधायक जी से निवेदन है कि जितनी जल्दी हो सके वहां मानेसर नगर निगम पे लगाम लगा ली जाए, तो वो क्षेत्र के लिए और हमारे इलाके के लिए, हमारे जिले के लिए बेहतर होगा। राकेश जी। देखिए, आमतौर पर मेरा जो मानना है, मैं बड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड का आदमी हूँ। मैं शिकायतों की तरफ के ऊपर काम, शिकायतें करना और ये सब ब्लेम करना, ये सब करना, जब मैं चुनाव लड़ता था तब भी इन चीजों में आदमी को जो है कैसे चीज को सोल्व करना है वो एक नेता का काम है। चाहे उसके लिए उसको किसी भी तरीके का काम करना हो, शिकायतें करने से तो शिकायतें एज इट इज रह चली जाएंगी। डिपार्टमेंट SSIDC जो हमारा इंडस्ट्रियल जो ब्लॉक है उसके लिए एक डिपार्टमेंट काम करता है। ये पूरे वर्ल्ड वाइड है। जो मास्टर रोड है उसके लिए, निगम के लिए, पंचायत के लिए, ये पूरे वर्ल्ड के अंदर एक जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो यही ढांचे से काम हो रहा है। और करप्शन जो है उसके ऊपर अगर नेता अगर अपने इलाके के अंदर सक्रिय है तो जो नेता का काम, जैसे मैंने बताया कि लेजिस्लेचर का काम इम्प्लीमेंटेशन पे चेक है, वो यही काम है। अगर आप जितना ज्यादा जो है अपने इम्प्लीमेंट जो हो रही हैं चीजें उनके ऊपर चेक रखोगे तो, और जैसे अभी मेरे से पहले अभी खंडेलवाल जी बैठे थे, उन्होंने बार बार कहा कि हमारे बड़े सक्रिय विधायक हैं, बड़े सक्रिय, क्योंकि उनको पता है कि कल ही एक बिल्डर ने किसी एक LOTs के साथ और जो है लैंड ओनर्स के साथ जो है जाति कर रहे थे, बदमाशों के साथ, बाउंसर्स के साथ। तो हमने वहीं पे जाके ऑन द स्पॉट जाके और उनके बदमाशों को वहां से और पुलिस डिपार्टमेंट को उनकी गलती बताई, और रेरा के जो लोग थे उनको उनकी गलती बताई, और जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उनको उनकी गलती बताई। और आज जिस प्रॉब्लम को वो कई महीनों से, साल से खींचते चले आ रहे थे, वो जो है उनकी समस्या SDM साहब के साथ बैठा के बिल्डर को और LOT को और लैंड ओनर को साथ बैठा के उसको रिजोल्व कराया। तो हम हर चीज के ऊपर ब्लेम करते रहे तो कुछ ठीक होने वाला नहीं। बस आपको पता है प्रॉब्लम है, करप्शन है, बस उस पर जाओ, काम करो। और जब आप किसी चीज के ऊपर काम करोगे और बताओगे तू गलत कर रहा है, तो वो एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार वो चीज अपने आप करप्शन, और ये तब होगा जब आप घर पे बैठ के सिर्फ गालियां देना शुरू करोगे ना जी, तब कुछ नहीं होगा। आप जाओ, उसको पकड़ो। जैसे आपने बताया कि भाई ठेकेदार गलत काम करते हैं, ठेकेदार गलत काम क्यों करते हैं? जैसे अभी बताया महेश जी ने कि 100 रुपए का काम है, आपने कंपटीशन में उसको 65 रुपए में ले लिया, 65 रुपए में ले लिया। 65 रुपए में देने के बाद अब आपको रिश्वत देनी है डिपार्टमेंट में। अब आपने रिश्वत जो है अलग अलग, अब 65 रुपए से आपके पास घट के रह गए 50 रुपए। अब 50 रुपए का काम जो है, अगर आपका इलाके का नेता अवेयर है और आपने जो अनाउंसमेंट होगी उसके बाद अनाउंसमेंट में आपको पैसा देना पड़ेगा ऑफिसर्स को, पब्लिक का पैसा वेस्ट गया। ठेकेदार को उतना ही कमाना है, ठेकेदार सिर्फ उसके अंदर 19, लेकिन ठेकेदार क्या है, अपनी लाइफ को नर्क बनाता चला जाता है। नर्क बनाता चला जाता है, कमाया ऑफिसर के लिए, कमाया किसी एक्स आदमी के लिए, नेताओं के लिए,
अपने लिए तो उसने 10 रुपए कमाने थे, हो सकता है 12 रुपए कमा लिए हो, एनहांसमेंट में कमा लिया होगा, और या फिर जो है ब्राइब में दे के कुछ और क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज कर लिया होगा, लेकिन अपनी जीवन भी नर्क करा। लेकिन उस इलाके का अगर नेता, पॉलिटिशियन अगर इंप्लीमेंटेशन पे चेक रख रहा है, तो फिर वो उसको पहली बार में ही दबोच लेगा, और दबोचने के बाद जो है उसको फिर जो है अगली बार इस तरीके का टेंडर भरने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। और अगले आने वाले समय में आपने देखा होगा कि अभी तो 5 ऐसे ऑफिसर्स के ऊपर इस तरीके के अभी अगले आने वाले 3 महीने में ऐसे एग्जाम्पल सेट होने वाले हैं, बड़े सीनियर ऑफिसर हैं जिनको, जो कि पूरे हरियाणा के अंदर एक एग्जाम्पल हो जाएगा कि करप्शन का जो है वो क्या नतीजा होता है। और उसके साथ जो ठेकेदार फंसे हैं, वो ठेकेदारों की संख्या तो काफी ज्यादा है, जिनके की प्रूफ मिल चुके हैं, विजिलेंस ने सारी चीजें कैच कर चुके हैं, और अब जो है वो इतनी लंबी तादाद में अब तो आगे ठेकेदारी भी नहीं कर सकते, वो तो जाएंगे ऑफिसर जेल में, लेकिन ठेकेदारों का भविष्य और खत्म। तो मैं तो ये भी कहना चाहूंगा कि ठेकेदार हमारे समाज का एक हिस्सा है, उनको भी जो है वो आगे आने वाले समय के अंदर अगर वो अपने प्रॉब्लम्स को एक्सीलेट करें, अपने प्रॉब्लम्स को, जैसे एक लेवल पे करप्शन है, उसके ऊपर भी अगर जो अपनी प्रॉब्लम को रेज करे, और वहां पे हो सकता है आपको सोल्यूशन मिले, वहां नहीं मिल रहा तो और आगे जाइए, उस प्लेटफॉर्म को पब्लिक कीजिए, तब जाके जो है आप अपने लिए और अपने आगे वाले बच्चों के लिए भी एक अच्छा समाज दे पाएंगे। डर के पैसे देना, रिश्वत देना, ये सब चीजें जो है वो अब हिंदुस्तान में चलने वाली नहीं है। जो अब हमारी ये जो सरकार है, सीएम साहब आपने देखा है ना जी, अभी ग्राम दर्शन, नगर दर्शन, और जितनी भी डिजिटलाइजेशन की जितनी भी पॉलिसी है, सारे के सारे डिपार्टमेंट को सीएम साहब का आप देखोगे, हर छोटी से छोटे डिपार्टमेंट को डिजिटाइज करते जा रहे हैं। तो वो उसका मेन मकसद ये है कि ट्रांसपेरेंसी। तो इस तरीके से जो है मैं अभी आप लोगों से, कॉन्ट्रैक्टर से भी, भाई से भी यही कहना चाहूंगा कि आप अपनी कम्युनिटी को भी अवेयर करो कि आगे जो अभी 3 महीने के अंदर जो मैं बता रहा हूं, वो जिन लोगों के ऊपर तलवार आने वाली है, वो और लोगों के बच जाए उस चीज से, क्योंकि फिर वो आगे, फिर वो, अब मैं तो खुले प्लेटफॉर्म पर बता रहा हूँ कि अभी होने वाला है, तो आप लोग अभी से हम सब लोगों को तैयार रहना। मनीष जी एग्री करेंगे आप? विधायक जी, जैसा कि अभी पीछे कमल गुप्ता जी हमारे आए थे यहाँ, उन्होंने एक, विधायक जी बात कर रहे थे अवेयरनेस की, उन्होंने बोला था कि कोई भी अधिकारी अगर किसी फाइल पे दोबारा ऑब्जेक्शन लगाते हैं, हम तुरंत उनको सस्पेंड करते हैं। विधायक जी बैठे हुए हैं, इनकी नॉलेज में भी होगा कि कितनी फाइलों पे ऑब्जेक्शन लगे और आज तक कितने विधायक सस्पेंड हुए। विधायक जी, आप मंच के माध्यम से बता दीजिए। अभी आपको पता होगा कि एक बड़े सीनियर अधिकारी का हम सुन रहे थे कि भाई उनको एक्सटेंशन मिल रही है, उन्होंने यहाँ पैसे, वहां पैसे, वो पैसे, और आज रिटायरमेंट भी होगी। इस सवाल का जवाब नहीं विधायक जी, मैंने पूछा कितने अधिकारी सस्पेंड हुए कि 3 महीने के अंदर 5 लोग हुए नहीं है जी, वो 3 महीने में होने वाले हैं। ठीक है, हम समाधान की बात कर रहे हैं, हम समस्या पर अटक ही नहीं रहे हैं। समाधान पे जाएंगे। एक्चुअली हमारे यहाँ तो क्या है कि चलो गुड़गांव नगर निगम की हम बात करें, यहाँ तो चुनी हुई अभी सरकार है। हमारे वहाँ जो है मानेसर नगर निगम में तो हमारी सरकार भी, विधायक जी दोनों हमारे विधायक ही है, क्योंकि वहां तो अभी कोई चुनाव हुए नहीं है। तो हम तो अपनी समस्याएं विधायक जी के पास ही लेके आएंगे। अगर छोटी सरकार हमारी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मानेसर की होती तो 100% हम उनके पास जाते, निश्चित तौर पर। लेकिन अभी हमारी सरकार, हमारे दोनों विधायक हैं, और वहां अगर कोई भी काम नहीं होता है, अधिकारी मनमानी करते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि हमारे दोनों जो विधायक हैं, हम उनके पास अपनी शिकायत लेके आएंगे और हम उन्हीं से अपेक्षा रखेंगे वो हमारी शिकायतों का समाधान करें। ठीक है, कुछ सवाल हैं, मैं जनता से सवाल लेता हूं, फिर हमें वाइंड अप सेशन की तरफ भी आगे बढ़ना है। अब नरेंद्र भारद्वाज ठेकेदार जी, जितेंद्र कुमार ठेकेदार जी के कुछ सवाल थे जो मेरे पास आए थे। एक बार माइक प्लीज आप दे दीजिए जल्दी से। एक बार फर्स्ट यहां पर दे दीजिए आप प्लीज। एक व्यक्ति एक ही सवाल कर पाएगा सर, समय की भी थोड़ी बाध्यता है हमारे पास, उस हिसाब से। थैंक यू सर जी। मेरा विधायक जी से बहुत अच्छा पॉजिटिव वाली बात, तो इनने जो थॉट्स दिखाए हैं कि भाई हमेशा पॉजिटिविटी पे बात करनी चाहिए। तो विधायक जी, मेरा नम्र निवेदन तो एक तो ये है कि आप ना हमेशा जो हम मेंटेनेंस का जो देखते हैं, हमारे यहाँ गुड़गांव में मेंटेनेंस की बड़ी प्रॉब्लम होती है। मेंटेनेंस काम को बड़ा तो कर दिया जाता है, पैसे लगा दिया जाता है, लेकिन उसका जो रख रखाव है ना जी, वो रख रखाव ढंग से नहीं हो पाता। तो एक तो लूज पॉइंट्स ये है, नया एस्टिमेट तैयार हो जाता है लेकिन उसका रख रखाव पर्टिकुलर तरीके से नहीं होता। अब ये जो रख रखाव के ही कारण है जो हमारे जो पानी भरा है, या और हमारी जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, या हमारे पुराने जो जितने भी। मैं जवाब लेता हूं, राकेश जी।
देखिए एक्चुअल में क्या है कि Thank you. जो रख रखाव और मेंटेनेंस है इसके अंदर जो आज के दिन हमारे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर्स और जो काम कर रहे हैं वो क्या है कि आपको एक काम का एक्स अमाउंट बता दिया कि आपको एक काम सपोज करो 10 लाख रुपए में करना है। 10 लाख रुपए में आपने उसको काम को शुरू किया और खत्म करके और हैंड ओवर कर दिया, दे दिया डिपार्टमेंट को, पब्लिक को दे दिया उसको रोड पे चलने के लिए। अभी हमने और डिपार्टमेंट ने मिलकर जो डिस्कस किया उसमें क्या किया है कि अब जो टेंडर हम आगे आने वाले समय में देंगे वो देंगे किस हिसाब से कि जैसे आपने 7 लाख रुपए आपको मिल गए, 3 लाख रुपए आपको मिलेंगे कॉन्ट्रैक्टर को जब वो 3 साल या 4 साल उस काम को फेजेस के अंदर वो कॉन्ट्रैक्टर उसको 4 साल तक मेंटेन भी कर रहा है। अगर जिस कॉन्ट्रैक्टर को 3 लाख रुपए पूरे के 3 साल बाद और भी मिलने हैं तो उसके अंदर वो कहेगा कि जी मैं बिना ड्रेनेज के, बिना जो है पाइपलाइन के नीचे दबाए हुए और बिना नीचे का काम किए हुए सड़क के ऊपर सड़क बनाऊंगा ही नहीं, क्योंकि उसको पता है कि 3 साल बाद उसकी पूरी पेमेंट होनी है। तो इस हिसाब से जो अब ये पॉलिसी बनने जा रही है, ये पॉलिसी अब जो आने वाले जो फाइनेंशियल ईयर है उस पे इसी पॉलिसी पे आप लोगों के काम होंगे, जिससे की वजह से कि आप लोगों को जो आमतौर पर मेंटेनेंस भी 3-4 साल तक जो है लगातार कॉन्ट्रैक्टर को ही करनी पड़ेगी जब पूरी की पूरी पेमेंट होगी। तो कॉन्ट्रैक्टर जो है कॉम्प्रोमाइज करेगा ही नहीं कि मेरे को अगर जो आपने खाली रोड बनाने का काम दे दिया वो सफिशिएंट नहीं है, मेरे को जी इसके नीचे जो है ड्रेनेज और वो सब चीजें आप करके दोगे जहां पे वाटर लॉगिंग ना हो, सड़कें टूटे ना, तो फिर आप मेरे को वो काम पे सारा का सारा इकट्ठा दोगे तब मैं वो काम लूंगा। जी, कोई और सवाल है प्लीज? विधायक जी, मेरा सवाल है, हमारे यहाँ पे पॉलिसीज ना बहुत ज्यादा बनती है। पिछले 5-6 साल से मैं गुड़गांव में पॉलिसीज देख रहा हूँ, 6 साल से गुड़गांव में रह रहा हूँ, लेकिन उनका एग्जीक्यूशन कुछ नहीं हो पाता है। मैं एक एग्जांपल के तौर पे बोलता हूँ कि अपना रेन वाटर हार्वेस्टिंग की हर बार जब भी वाटर लॉगिंग होती है पॉइंट आता है हम रेन वाटर सर हमने लिया ये सवाल, बड़ी डिटेल में जवाब भी दिया है राकेश जी ने। नहीं, लेकिन कुछ नहीं हुआ है सर, ग्राउंड पे कुछ नहीं हुआ है। बिल्डर्स का सर्वे हुआ है पिछले 3 साल से, DTP RS भाट साहब सर्वे कर रहे थे, ठीक है, लेकिन उसके बाद में एग्जीक्यूशन कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, राकेश जी जल्दी से जवाब इसका प्लीज। देखिए जैसे हमारा शहर काफी बड़ा है, आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ है, तो मैं हमारे आउटर गुड़गांव और इनर गुड़गांव बादशाहपुर सीट और गुड़गांव सीट है, मेरे को आप ये नहीं पता कि आप तो शायद वाटिका चौक से उधर की बात कर रहे होंगे ना। हाँ, तो उसके लिए हाँ, तो मैंने आपको अभी तक स्टेज पे आने से पहले बताया था कि उसके लिए मेरे पास है अभी डॉक्यूमेंट, वो आपको शेयर करते हुए जाऊंगा। बिल्डर्स के खिलाफ मैंने RTI भी लगाई है, ठीक है, बिल्डर्स के खिलाफ जितने भी सर्वे हुए थे वो जो फेल हुए थे उन पे भी ठीक है सर, ठीक है सर, मैं समय की मेरे पास थोड़ी सी सीमा है, मुझे आप सभी लोगों से माफी मांगते हुए सर प्लीज मुझे यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया माननीय विधायक जी, आप यहां पर आए, सुंदरलाल सरपंच जी, मनीष सैदपुर जी, बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आप सभी का, एक बार जोरदार तालियों के साथ बहुत धन्यवाद सर, प्लीज।